हमारी जो आज क्लास होगी ना, वो हमने जो लास्ट वीक में जितना भी पढ़ लिया है, हमारे जितने भी क्विज़ेज़ हुए हैं या असेसमेंट्स हुई हैं या हमने जो 2 होम टास्क हमारे हुए हैं, उनका सॉल्यूशन डिस्कस होगा या आपका लास्ट वीक से रिलेटेड जो भी अगर कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जितनी भी सबमिशन हमारे पास आई हैं, सबसे पहले तो ये बताऊँ कि आप लोगों में बहुत थोड़े बच्चों की सबमिशन आई है इस दफ़ा। तो कोशिश किया करें कि टाइम पे स्टार्ट किया करें, तो फिर डेडलाइन को आप मीट कर सकें। अभी जो मेरे पास जो नहीं दो। सर, वो एक्चुअली हाँ जी। ईद का पहला वीक था तो बिजी थे थोड़ा, इस वजह से काम नहीं हो पाया। चलो ठीक बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ताला नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम क्या नाम है, इसको टाइम पे कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास ये 1 मंथ में ही कंप्लीट करना है। तो मैं इस तरह नहीं कर सकता कि इसकी टाइम एक्सटेंड कर दूं, तो फिर आगे अगली जो होंगी होम टास्क, उसके भी टाइम हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अभी जो मेरे पास हमारे पास जो 2 सबमिशंस आई हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं इसमें सिर्फ सोल्यूशन को डिस्कस नहीं करूँगा, सोल्यूशन जो है वो मोहित डिस्कस करेगा, क्योंकि उसी ने आपके जो हैं होम टास्क बनाए थे और असेसमेंट्स और जो क्विज़ेज़ हैं वो बनाता है, और वही आपके साथ जो इसका सोल्यूशन है वो भी डिस्कस करेगा। मैं इसमें जो थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक्स हैं आपके सोल्यूशन के अंदर, जो आपने हमें सेंड किए हैं, मैं उसको तो सिर्फ डिस्कस करूँगा। मैं मिस्टेक्स तो नहीं उसे कह सकते, इसे कहते अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है ये। सबसे पहले तो ये देखो, आपने यहाँ क्या किया है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू इंटर द सेकंड वैल्यू। यहाँ दोबारा क्या कर रहे हैं, इंटर द फर्स्ट वैल्यू इंटर द सेकंड वैल्यू। ये क्या हो रहा है, प्रोग्राम में रिपीटेशन हो रही है, एक ही चीज़ आप बार बार पूछ रहे हैं, एक काम को बार बार राइट किया हुआ है। ये जो होता है, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होती। और एक और चीज़ इसमें आपने क्या किया है कि आपने सबसे पहले ये चेक किया है कि जो यूज़र ने इंटर किया जो चूज़ किया है, वो इनवैलिड तो नहीं है। ये मेरे ख्याल में पहले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इन चेक्स को चेक कर लेते, अगर ये नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है जो एल्स होगा वो इनवैलिड होगा। और आपने ये क्या किया है, इसके अंदर हर एक का सिर्फ इफ़ में लगा दिया। ये क्या होगा, अगर लेट्स सपोज यूज़र ने किया इंटर 4, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसी इफ़ में आएगा, वो इसको चेक करेगा, ये तो नहीं है, ये नहीं मिला, इसको छोड़ दिया। फिर इसको चेक करेगा, ये तो नहीं है, इसको भी छोड़ दिया। ये तो नहीं है, इसको भी छोड़ दिया। फोर चॉइस जो है 4 की इक्वल हुआ, उसने इसको एग्जीक्यूट किया। अब वो क्या करेगा, अब वो इसको भी चेक करेगा। लेकिन अगर उसे चॉइस 4 मिल गई है, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इसको चेक करने की ज़रूरत है और ना ये बाकी जो हमारे पास हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ चॉइस क्या थी हमारे पास, 4। अगर 4 मिल गई है तो बाकी हमें ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की। तो इसके लिए इसमें बेस्ट ये था कि आप इसके साथ एल्स लगाते, इफ़ एल्स और इसके बाद दोबारा इफ। फिर क्या होना था, अगर इनमें इधर एल्स लगा होता, यहाँ हर एक के साथ इधर मैं अगर एल्स लगा दूँ, तो अब इसमें क्या चेंज आएगी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपका कोड चला के नहीं देखा, मैं सिर्फ आपको देख के बता रहा हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि जो इसका जो सलूशन है या इसका जो चेक करता है वो मुझे चेक करता है। अब इसमें क्या होगा, लेट्स सपोज के यूज़र ने अब टू इंटर किया, तो वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा, वो इसे मिला, अगले पे आ गया, उसे 2 मिला, उसने इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाकी जितने भी इफ से है ना उनको इग्नोर करेगा और डायरेक्ट जो है वो इस लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि अगला भी एल्स है तो उसने उसको चलाना ही नहीं है, क्योंकि वो इफ से आ रहा है तो वो इस लाइन पे आ जाएगा। जो ये जिसका भी सोल्यूशन है, उसने जो पहले काम किया हुआ था, उसमें क्या होना था, वो क्या नाम है, 2 के बाद अगर यूज़र 2 प्रेस करता है, उसके बाद उसने इसको भी चेक करना था, इसको भी चेक करना था और बाकी सबको चेक करके फिर दोबारा नीचे आना था,
क्योंकि मेरे ख्याल में इन बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था जो हमने स्विचेस पढ़े थे। ये भी बिल्कुल ठीक है तरीका, आप इफ एल्स से कर लें। वो एक और तरीका हो सकता था कि अगर आप इसमें स्विचेस यूज़ कर लेते। और बाकी जो सोल्यूशन है इसका, वो आपके साथ मोइज ही डिस्कस करेगा। और तो मुझे इसमें कोई उस टाइप की मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये ग्लोबल क्यों बने हुए हैं। चलो ये भी मोइज देख लेगा जब आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करेगा इस चीज़ का। अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपने पावर का फंक्शन बनाया है ना, पावर के फंक्शन में ऐसे होना चाहिए था कि ये जो यूज़र से वैल्यू ले रहे हो ना, बेस और एक्सपोनेंट, ये आपको मेन में लेनी चाहिए थी। और यहाँ पास करते वैल्यूज़, और क्या नाम है वो जो है पावर उसको रिटर्न कर देता। और इसमें एक और चीज़ जो थी वो ये थी, इसमें ये मैंने इसमें दोबारा जाके देखना, इस पर जो वर्ड फाइल जो मैंने शेयर की थी उसके अंदर था कि आपने ये जो मल्टीप्लाई ना इस तरह डायरेक्ट नहीं करना, आपने इसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन ऊपर बनाया होगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है एडिशन के साथ, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी थी, और फिर क्या नाम है इसको, ये पावर एग्जीक्यूट करनी थी। सेम इसी तरह ये स्क्वायर के केस में होना था। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हो कि आपने रिज़ल्ट को प्रिंट भी इधर करवाई जा रहे हो और रिटर्न भी करवाई जा रहे हो। जब हमने किसी भी काम को प्रिंट करवाना हो ना, अगर उस किसी का सोल्यूशन किसी फंक्शन के अंदर, तो फिर हम उसको रिटर्न क्यों करेंगे, तो हमने तो वहीं प्रिंट करवा दिया। इसमें बेटर ये था कि इसको आप रिटर्न करते और जहाँ रिटर्न हो रहा है ये लाइन आप वहाँ लिखते। और नेक्स्ट ये जो है दूसरा किसका, ये किसी का सोल्यूशन है, इसने भी वही काम किया हुआ है कि जो इनपुट है वो फंक्शन के अंदर ले रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये अगर उन्होंने इधर लिया साथ बाय रेफरेंस इसलिए कर दिया होगा कि सोल्यूशन ये इनपुट इसके अंदर ले रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सेम हर फंक्शन के अंदर वही काम किया हुआ है। ये जो इनपुट है वो मेन में लेना चाहिए आपको। फ्यूचर में अगर हमें ये फंक्शन यूज़ करना हो कोई भी इनमें से, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो यूज़र से इनपुट ना लेता और डायरेक्ट ही हम वैल्यूज़ दें और वो हमें आंसर दे दे। लेकिन ये वाला फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू यूज़र से लेगा, फिर उसका सोल्यूशन हमें या आउटपुट हमें देगा। और यहाँ स्विचेस यूज़ किए हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस है। देखो स्विचेस से काम बहुत छोटा हो जाता है और बहुत नीट लगता है। चलो बाकी जो है मॉइस डिस्कस करेगा आपके साथ जो बाकी सोल्यूशन है आपका। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी बात क्लियर आ रही है? सर पीछे डिस्टॉर्शन बहुत है, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अब देखें बात कुछ बेहतर हो गया। सर ठीक है, इसी तरह है तो अभी भी, लेकिन समझ आ रही है। सबसे पहले आपको मैं छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम मोइज़ है और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ यूसीपी से, फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। और मेरा जो टीममेट है अब्दुल रफीक, हमने मिलकर ये स्टार्ट किया है। एक सेशन पूरा किया, हमारे जूनियर हैं, उनको वो मसले मसाइल हैं जो हमें आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये सोल्यूशन मैंने डिस्कस करना है आपसे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप सबको? यस सर। पहले हम क्वेश्चन पेपर पे चले जाते हैं। ये हमारा होम टास्क 1 था।
इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो काम था ना वो था एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम बनाना। काइंडली ये माइक म्यूट कर दीजिए अपना, ये जिसका भी चल रहा है माइक म्यूट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम बनाना था जिसमें हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। ऑपरेशन दिखने में तो काफ़ी इजी थे, लेकिन उसमें फीचर लगाई थी इसीलिए ताकि आपकी लॉजिक को टेस्ट किया जाए और साथ ही जो आप किस तरह कोड करते हैं, आपका वे ऑफ कोडिंग उसको देखा जाए। आ जाते हैं टास्क 2 पर, वहाँ से हमारा ऑपरेशन से स्टार्ट होता है। उसमें ये था हमने ना एक फंक्शन ऐसा बनाना है इनपुट के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ना मेन्यू नंबर 5 पे आएगा। मेन्यू नंबर 5 ये है एंटर 5, सॉरी मेन्यू 5 नहीं मेन्यू 6 के लिए एंटर 6 फॉर एक्सप्रेशंस। मतलब कि यूज़र आपको ना एक एक्सप्रेशन देगा, सिंगल एक्सप्रेशन, मतलब a प्लस बी देगा, a माइनस बी, a डिवाइडेड बाई बी। ये आपने एज अ यूज़र इनपुट लेना और वो एक ही एक्सप्रेशन देगा। ये नहीं होगा कि बार बार वो एक्सप्रेशन देता जाए। मैंने कुछ सोल्यूशन भी देखे हैं, उसके अंदर एक बच्चे ने इस तरह किया हुआ था कि पहले एक एक्सप्रेशन लेगा, फिर दूसरा एक्सप्रेशन लेगा, फिर तीसरा एक्सप्रेशन लेगा। जब तक वो सारे एक्सप्रेशन ख़त्म ही ना करता तब तक वो प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलता। लेकिन होना कुछ यूँ चाहिए कि अगर यूज़र ने एक एक्सप्रेशन दिया ना, उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करके आपको रिज़ल्ट दे दे उसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। चलो ठीक, नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन 3 में सिंपल एडिशन थी जो कि आपने प्लस को साइन का यूज़ किए बगैर करना था। इसके काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं, हमने यूट्यूब का लिंक भी देखा होगा, इसमें वीडियो है तो वो भी आप कर लेंगे, इजी है वो बहुत। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको सेम रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आपने ऑपरेशन जो स्टैटिक है उसको यूज़ नहीं करना, और हिंट आपको ये दी हुई है कि रिपीटेड एडिशन मेथड को यूज़ करना। मतलब एक नंबर को इतनी दफ़ा रिपीट करें कि वो उन दो नंबर्स का मल्टीपल बन जाए। उसके लिए आपको वीडियो भी दी हुई थी फॉर रेफरेंस। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही माइनस का साइन अलाउ नहीं था। उसके लिए आपको कोई वीडियो दी, उसका मैं आपको एक एल्गोरिथम बताता हूँ। इसके काफ़ी एल्गोरिथम हैं लेकिन मैंने एक फॉलो किया, मुझे अच्छा लगता है वो एल्गोरिथम। नेक्स्ट है डिवीजन। सिंपल डिवीजन करनी थी लेकिन बगैर डिवीजन के साइन को यूज़ किए बगैर। हमारे पास 7 मॉडुलस है, वो सिंपल मॉडुलस लेना था। इसमें पावरिंग है, सिंपल एक नंबर देगा एक पावर देगा, इसको यूज़ करना था। लेकिन इसमें ठीक है, आपने जो इसमें जो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं ना, वो आपने ऊपर वाले जो फंक्शंस बनाए हैं उनमें से ढूंढने थे कौन सा यूज़ हो रहा है, उन्हें यूज़ करना था यहाँ पे। एम कम्स विद स्क्वायर, स्क्वायर में भी यही चीज़। क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सारी बता दी है। अब आप बताएं कोई मसला आपको आया हो इनमें से किसी के अंदर, फिर हम कोड की तरफ मूव करते हैं। सर ये डिवीजन वाला जरा एक दफा बताएंगे? डिवीजन वाले में सिंपल आपने करनी डिवीजन थी लेकिन विदाउट डिवीजन का साइन यूज़ किया बगैर। और आपको एक और दिया हुआ था चेक कि आपने वैलिडिटी उसकी चेक करनी है कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो का एरर ना आए।
इसके लिए सिंपल एक ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम, एक्सॉर। एक्सॉर का टेबल आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते हैं। उसके अंदर ऑपरेशन ये होता है कि अगर दो सेम इनपुट्स आए ना तो आउटपुट भी सेम होता है। दो डिफरेंट इनपुट्स आए तो आउटपुट डिफरेंट होता है सेम वाले से। ये ऑपरेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। मैं आपको कोड दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। पहले कोड की तरफ मूव करते हैं। ये है कोड। सबसे पहले ये मेरा मेन फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, वो है कैलकुलेटर, क्योंकि हमने एक बनाना है कैलकुलेटर था। मेरे पास ये डेफिनेशन है फंक्शंस की, ये आप देख सकते हैं। मैंने थोड़े क्या नाम है अच्छे तरीके से इसको यानी कि कह लें कि न्यूट्रलाइज किया सारे को। मतलब फंक्शन रीयूजेबिलिटी मैंने पढ़ाई है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने फंक्शन यूज करने की कोशिश की ताकि आपको पता लगे कि इस तरह हम कोड करने का तरीका तो बनाया अपना अपने कैलकुलेटर का। हर कंपनी बनाती है, मैंने काम भी बनाए होते हैं। मेन्यू बनाया मैंने कैलकुलेटर में, एक मेन्यू था। मेरे पास एक मेन कैलकुलेटर है जो कि जिसको मैं कॉल करता हूँ और वो मुझे पूरा कैलकुलेटर शो कर देता है। उसके बाद वही सेम इनपुट जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह सारे फंक्शन आ रहे हैं। आते हैं मेन मेन के अंदर कैलकुलेटर कॉल हुआ। इसने ऊपर प्रोटोटाइप फाइंड की, इसकी प्रोटोटाइप है कि नहीं है, उसको मिली। अब वो आया उसके फंक्शन में। दो चीज़ें कॉल हो रही हैं। सबसे पहले मेरी कंपनी का लोगो, तो वो ढूंढने का प्रोटोटाइप में लोगो को तो मिला उसे। अब वो उसकी बॉडी में आ गया। ये मेरी कंपनी कैलकुलेटर का लोगो आ गया। यहाँ से बाहर आया वो, अब कॉल हो रहा है मेन्यू। अब स्टार्ट होगा मेन्यू। मेन्यू में मैंने सिंपल एक चॉइस का वेरिएबल बनाया और दो वेरिएबल बनाया जो कि मेरे से दो नंबर इनपुट लेंगे। स्विचेस को मिला के इस्तेमाल किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इन दोनों चीज़ों को मिला के भी अच्छे तरीके से कोड को प्रेजेंट किया जा सकता है। पास के मेन्यू आ गया। सिंपल यूज़र इनपुट देगा मैं। यूज़र ने हमें फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1 दिया। फिर चलिए चॉइस के ऊपर। चॉइस का केस हमें मिला 1। 1 के अंदर क्या होगा, हमने परफॉर्म करनी है एडिशन। एडिशन के लिए सबसे पहले हमें हमें दो चीज़ें करनी है इसमें। सबसे पहले हमें वो नंबर इनपुट लेने हैं जिस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो मैंने इनपुट का फंक्शन बनाया हुआ है, आप देखिएगा। और उसमें इनपुट लेता है सीन। अच्छा, अब मुझे ये कोई बता सकता है कि मैंने बाय रेफरेंस क्यों भेजी है इनपुट में? मैं रिटर्न भी तो करा सकता था। नहीं सर, इस चीज का नहीं पता। मैंने दो वेरिएबल भेजे हैं इनपुट के लिए जो कि दोनों के दोनों बाय रेफरेंस हैं। अब वैल्यू रिटर्न कराऊंगा ना तो मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैं सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपडेटेड वैल्यू दोनों में चाहिए। तो इसलिए मैं बाय रेफरेंस लगा देता हूँ। और इसका एक और भी है बाय रेफरेंस लगाने का कि ये आपकी मेमोरी बचा लेता है। वो कैसे बचाता है वो देखिए। जहाँ से इनपुट कॉल हो गया ना
उसके अंदर जो वेरिएबल मैं वहां से बना के भेज रहा हूँ, रेफरेंस की वजह से ना वो नई मेमोरी नहीं बनाएगा एक्स और वाई का, ये वो पुरानी मेमोरी जो बनी जहाँ से कॉल हो गया है ना, उसके ऊपर ही लेबल लगा लेगा एक्स और वाई। तो इससे ही हमारे दो ब्लॉक्स बनने से बचेंगे, एक्स और वाई। कोई मसला इनपुट में। Anyone? नहीं करता है। अब आगे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना था एडिशन का। ये देखिए मैंने ये किस तरह परफॉर्म किया। सबसे पहले का फंक्शन है जो कि रिस्ट्रिक्शन दी के प्लस का साइन यूज नहीं करना। तो ये देखिए मैंने कैसे किया, विदाउट प्लस का साइन यूज किए, सिंपल दोनों के साथ माइनस माइनस लगा दिया। वो ऐड ही करेगा मैं। ये मुझे ये इसमें ये ना एक असेसमेंट में क्वेश्चन था, तो काफी बच्चों ने गलत किया होता, सिंटैक्स एरर कह रहे थे इसे। ये सिंटैक्स एरर नहीं होता। प्रोग्राम क्या करता है, ये ऑपरेशन लेता है, इसको कैलकुलेट करता है, जो इसका आंसर होता है ना वो यहाँ पर आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर 12 भेजा और बी के अंदर 4 भेजा, तो ये मेरे पास आएगा 12 प्लस 4 14। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, रिटर्न 14। और सिंपली अब ये इसका सम करके रिटर्न कर देगा। एक और चीज की है कि आपका जो मेमोरी है ना वेरिएबल की, एक यहाँ पर वो काफियों ने कहा था कि वेरिएबल एक बना के भी कर सकते हैं, वो भी चीज ठीक है। इससे ये होता है कि वो उस वेरिएबल की मेमोरी नहीं बनती, ये एक टेम्परेरी मेमोरी में सॉल्व करता है इसे, और उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देता है। यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर है मेरा फंक्शन, मुझे आउटपुट प्रिंट करता है। ये क्या कहता है, दो मेरे से जो इनपुट नंबर है वो लेता है जो ऑपरेशन परफॉर्म होकर आंसर आया, रिजल्ट जो होता है वो लेता है, और एक ऑपरेशन लेता है कि तो किस साइन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आप इस तरह भी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फंक्शन की प्रोटोटाइप के अंदर एक और फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि डाटा टाइप सेम होनी चाहिए दोनों की। अब ऐड का फंक्शन मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और जो मेरे पास प्रिंट रिजल्ट वाला फंक्शन है, ये देखिए ये मुझे एक इंटीजर टाइप का रिजल्ट भी ले रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी जो रिटर्न करेगा वो मैं उसी तरह पास कर सकता हूँ उसके अंदर। आप दिखाते हैं तो प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट में सिंपल वो होता था रिजल्ट ऑफ एक्स, जो करेक्टर ऊपर से करेक्टर टाइप मैंने लिया है जो कि ऑपरेशन साइन है, प्लस ये इज रिजल्ट दे देगा। एडिशन में कोई मसला
हेलो, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मुझे आ रही है, कैरी ऑन करो। हाँ। किसी को एडिशन में मसला कोई? प्लीज रिस्पॉन्ड किया करें आगे से। खामोशी का मतलब हाँ समझे? कंटिन्यू करें फिर आगे? जी सर, जी सर कंटिन्यू। हाँ हाँ clear है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू में आता है कि हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, बट विदाउट यूजिंग माइनस साइन। उसके लिए मैंने सेम वही काम किया है। अब यहाँ पर ना मैंने कुछ बच्चों का कोड देखा है जो जिन्होंने सबमिशन करवाई है। उसके अंदर ना उन्होंने बार बार दो वेरिएबल हैं, उनको इनपुट ले जा रहे हैं। इसके अंदर सिंपली एक काम करें, एक इनपुट का फंक्शन बना लें और उसको कॉल कर लें। तो जो 4 से 5 लाइनें यहाँ पर लिखनी है वो सारी फंक्शन के अंदर आ जाएंगी, और सिर्फ वो रिप्लेस हो जाएगा एक छोटी सी लाइन से। ये कुछ यूं होता है। मैंने ना एक बच्चे का कोड भी देखा है, वो मुझे इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतने हर एक बार पे इनपुट साथ ही प्रिंट दरमियान में ऑपरेशन कहीं परफॉर्म किया हुआ है। इसे देखे से आपको समझ में आ रही है, पहले इनपुट ले रहा है, उसके बाद फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और प्रिंट कर देता है उसको। इसमें केस 2 के अंदर सिंपल एक इनपुट लिया, और अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो बगैर माइनस के साइन को यूज किए हमने ये क्या काम किया। तो मैंने सिंपल एक वाइल लूप चलाई है। कब तक? जब तक मेरे पास दूसरा नंबर 0 नहीं हो जाता। इसके अंदर हम वो यूज करेंगे बोरो वाला। मतलब जिस तरह कैरी लेते हैं ना, उस तरह एक बोरो वाला होता है, वो हम यूज करेंगे। अब ये बोरो वाला काम करता है कुछ यूं है कि एक मिनट ये दीजिएगा। हाँ। तो ये जो टिल्डा साइन होता है ना, ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये इसको ना इसका जो साइन है, अगर वो नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। इस तरह वाला होता है। बोरो के अंदर आएगा ये ए और बी का सम किया उसने, और उसके ऊपर जो कैरी जनरेट होगा ना वो बोरो के अंदर आएगा। ठीक हो गया। अब उसने क्या किया है, ए और ऊपर पावर लिया है बी की। ये पावर का जो साइन है ना, ये एक्सोर ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। मतलब उसने ये किया कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो बी ए के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों के साइन चेंज हैं तो इसके अंदर 0 आ जाएगा। और ये वाला साइन जो है ना, ये शिफ्ट लेफ्ट के लिए होता है। बोरो के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बोरो के अंदर लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो शिफ्ट लेफ्ट होगा, एक शिफ्ट लेफ्ट होगा। शिफ्ट लेफ्ट से क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट उसको हाफ कर देता है। मतलब कोई भी नंबर शिफ्ट लेफ्ट को देते हैं ना, शिफ्ट लेफ्ट उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देता है। वो हाफ होके बी के अंदर आ गया। अब ये तब तक चलता जाएगा जब तक मेरा जो दूसरा नंबर है ना वो 0 नहीं हो जाता। वहां से एक नंबर कम होता जा रहा है और इधर से एक नंबर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दूसरा नंबर जैसे ही 0 होगा ना, तो पहले नंबर में अ, दोनों में से दोनों के सम के जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि कह सकते हैं आपके उन दोनों का डिफरेंस वो पड़ा होगा हमारे पास ए के अंदर एट द एंड, और बी में हमारे पास 0 होगा। तो सिंपली मैंने ए को रिटर्न किया है, और उससे हुआ कुछ यूं है कि मेरे पास आंसर आ गया है सब्ट्रैक्ट करके उसका, और मैं सिंपल उसको प्रिंट करवा दिया। अब चलते हैं केस 3 की तरफ, विच इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल वही काम था कि आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज नहीं करना। आ जाएंगे इसके ऊपर। मैंने एक रिजल्टेंट लिया वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने सिंपल रिटर्न क्यों नहीं किया उसको। मतलब कि मैं सिंपल परफॉर्म करके भी रिटर्न कर सकता था। उसकी वजह कुछ यूं है कि मैंने ना वैल्यू सेव करवानी है।
मतलब बार बार उसने कैलकुलेट करना है, तो बार बार वो अपडेट होगी। अगर एक दफा अपडेट हो रही होती ना, एक दफा में आंसर आता तो फिर मैं सिंपल एक्सप्रेशन करके रिटर्न कर देता, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह नहीं कर रहा। सिंपल एक लूप चली। अब ये देखें, ये लाइन देखें। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं ना ऐसा करता हूँ, एक नंबर को ना ऐड करता जाता हूँ बार बार। जैसे ही वो दूसरे नंबर के इक्वल पहुंचेगा ना, मैं वहीं पे एडिशन अपनी स्टॉप कर दूंगा। तो रिजल्टेंट में मेरे पास दोनों का मल्टीपल था। अब मैंने ऑपरेशन एडिशन का करना था इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं रिजल्टेंट प्लस ए लिखने से बेहतर मैंने कहा मेरे पास ऐड का फंक्शन पड़ा हुआ है ऊपर, तो मैं उसको दोबारा यूज करता हूँ इसके अंदर। मैंने वो सिंपल ऐड का फंक्शन यूज किया, उससे रिजल्टेंट में स्टोर हो गई। सेम ये चलता जाएगा जब तक वो बी के इक्वल नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हमारा जो मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मुझे बी माइनस वन लगाना पड़ा है। मैं वन से करता तो मुझे बी तो चलाना पड़ना था। सिंपली रिजल्ट रिटर्न हो गया मेरे पास। अब आते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन के अंदर एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है। ऊपर वाला डिविडेंड होता है और नीचे वाला डिवाइजर होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सिंपल, सबसे पहले आपको एक कहा हुआ था कि आपने चेक करना है, वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी से क्या मुराद है? डिवाइडेड बाय जीरो। अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा तो उसका आंसर इन्फिनिट होता है। तो सिंपली वहां पर उसको उस चीज को कैटर करने के लिए मैंने अपने फंक्शन के स्टार्ट में ही इफ लगा दिया। अब ये मैंने एक और कोड देखा था, उन्होंने ना इसके लूप जो है, उस लूप के अंदर इफ लगाया हुआ था कि अगर वो जीरो है तो आप उसको लूप में जाने ही ना दें। सबसे पहली बात, सबसे पहले चेक ये कर लें दूसरा नंबर जीरो है तो डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल एरर दे दें कि भाई डिवाइडेड बाय जीरो एरर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इफ के बाद एल्स यूज किया। क्या होगा अगर तो वो जीरो नहीं है, तब ये चीज अब मैं बाहर भी लिख सकता था। ये इंटीजर साइन जो मैंने लिखा है, ये चेक जो मैंने लिखा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि फंक्शन जब कोई भी प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, तो सारे वो फंक्शंस ढूंढता है कि वो फंक्शन वहाँ पे है कि नहीं है। मिल जाते हैं उसको, फिर उसकी डेफिनेशन में जाता है, जो जो वेरिएबल होते हैं उनकी मेमोरी ब्लॉक्स असाइन करके रख लेता है। तो मैंने इसको इसलिए एल्स में किया कि अगर तो डिवाइजर जीरो नहीं है, तब ये मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे। तब ये काम रन टाइम पे होगा, ये कंपाइल टाइम पे नहीं होगा। कंपाइल टाइम पे सिर्फ वो ये डिवाइजर को चेक करेगा कि डिवाइजर का ब्लॉक है एक, और डिविडेंड का ब्लॉक है। जीरो उसको मिल गया तो सिंपल एरर दे देगा, नहीं मिलेगा तो नीचे आएगा। इसके अंदर एल्गोरिथम मैंने अब ये इस्तेमाल किया है। मैंने सबसे पहले तो साइन जो है उनको अलग कर लिए कि कौन सा मेरे पास साइन है। सिंपल यहाँ पर वो मैं एक्सोर ऑपरेशन जो मैं आपको बात कर रहा था, पावर का जो साइन होता है, वो भी मैं यूज कर सकता था। मैंने इसमें सिंपल इफ चेक यूज किया। मैंने क्या किया, जो डिविडेंड है अगर वो लेस देन जीरो है एंड डिवाइजर भी लेस देन जीरो है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, या फिर डिवाइजर ग्रेटर देन जीरो है एंड डिवाइजर ग्रेटर देन जीरो, डिविडेंड ग्रेटर देन जीरो, मतलब या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो वो दोनों नेगेटिव होंगे। तो तब मुझे क्या करो, मेरे साइन को प्लस रखो, साइन को मेरे प्लस रखो। एल्स में क्या होगा, अगर ये दोनों के साइन डिफरेंट है तो क्या होगा। यहाँ मैंने एल्स नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने जो डिक्लेयर किया ना वेरिएबल, वो मैंने साइन को बाय डिफॉल्ट ही माइनस वन दे दिया। तो अगर तो दोनों के साइन सेम होंगे तो साइन प्लस हो जाएगा, वरना क्या होगा, माइनस ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर तो साइन हमारा माइनस वन है, मतलब कि इफ चेक के अंदर नहीं आया, तो हमने उन दोनों को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव के लिए मैंने एक पॉजिटिव का फंक्शन बनाया, वो भी देखते हैं। ये मेरे से एक सिंपल नंबर लेता है, उस नंबर को चेक करता है, वो जीरो से छोटा है। अगर तो छोटा है मीन्स नेगेटिव है, तो उसको मैं माइनस वन से सिंपल मल्टीप्लाई करता था कि वो पॉजिटिव हो जाए, वो रिटर्न कर देता उसको सिंपल। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट की तरफ, मल्टीप्लिकेशन। चलो,
हाँ जी। अब डिविडेंड और डिवाइजर अगर तो नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक या दोनों भी, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो चुके होंगे इस इन दो स्टेटमेंट्स के बाद। अब मैंने क्वोशंट और रिमाइंडर वाला काम किया यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्वोशंट के नाम से, एक वाइल लूप लगाई जिसको मैं तब तक चलाऊंगा जब तक डिविडेंड जो है वो डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ा नहीं हो जाता। डिविडेंड में से मैं डिवाइजर को माइनस करता जा रहा हूँ और क्वोशंट को मैं प्लस करता जा रहा हूँ। अब एंड में होगा कुछ यूं कि डिविडेंड में से, फॉर एग्जांपल हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं। डिविडेंड उसने दिया 12 और 2, ये उसने हमें कहा है कि आपने करने है परफॉर्म। 12 और 2। अच्छा, अब 12 2 यहाँ पे आया चेक करने के लिए, क्या ये जीरो है? ऑब्वियसली नहीं है, एल्स में आएगा, साइन बनाएगा और अब ये चेक करेगा इसके लिए डिविडेंड ये वाला जो चेक है ना, डिविडेंड भी ग्रेटर देन जीरो है और डिवाइजर भी ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स कि वो इस चेक के अंदर आएगा और साइन को +1 कर देगा। ये पहले से प्लस है तो ये दोबारा चेक करेगा तो कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब डिविडेंड जो है ना हमारे पास वो है 12। अब चेक करेगा कि 12 ग्रेटर देन या इक्वल टू डिवाइजर है? बिल्कुल नहीं है। तो वो इसके अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आके डिविडेंड में से ना, डिविडेंड माइनस डिवाइजर, इसका एक छोटा सा ऊपर बना लेते हैं, डिविडेंड डिवाइजर, और मेरे पास एक क्वोशंट आ गया। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, क्वोशंट हमारे पास, डिविडेंड को पहले देखते हैं। डिविडेंड के स्पेलिंग, डिविडेंड में क्या हुआ सबसे पहले, डिविडेंड माइनस डिवाइजर। डिविडेंड हमारे पास था 12 और डिवाइजर था हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ गया 10। और डिवाइजर हमारे पास क्या रहा, डिवाइजर सेम रहा विच इज 2, और क्वोशंट हमारे पास आ गया 1। ये स्टेटमेंट, ये लूप की पहली आइट्रेशन है। पहली आइट्रेशन के बाद हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, ये 10 डिविडेंड रह गया, 2 डिवाइजर रह गया और 1 क्वोशंट रह गया। नेक्स्ट आइट्रेशन पे चलते हैं। डिविडेंड में से दोबारा माइनस किया डिवाइजर, तो अब डिविडेंड है 10, जो अपडेटेड है उसको देखना है। 10 माइनस 2 8 हो गया, डिवाइजर इज सेम रहा और क्वोशंट हमारे पास प्लस हो गया जो कि है 2। ठीक है, अब दूसरी इटरेशन थी। अब इसमें चेक करते हैं वाइल की कंडीशन, क्या डिविडेंड ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइजर है? डिविडेंड के हमारे पास 8, ग्रेटर देन, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइजर है, ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल के अंदर जाएगा। ठीक है, ये प्लस प्लस हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में आए, 8 माइनस 2 करेंगे, डिविडेंड माइनस डिवाइजर, तो ये हमारे पास 6 रह जाएगा और ये अपने पास 2 जाएगा और क्वोशंट हमारे पास 8 प्लस हो गया। आप चेक करेंगे कंडीशन फिर में जाएगा वो, कंडीशन में है डिविडेंड विच इज 6, क्या 6 ग्रेटर देन डिवाइजर है? बिल्कुल है, तो कंडीशन के अंदर जाएगा। सिंपली फिर -2 करेगा वो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा और क्वोशंट हमारे पास हो जाएगा 4। सेम केस दोबारा चेक करेगा, अभी भी बड़ा है वो, तो यहाँ पर 2 कर देगा और 2, और यहाँ पर आएगा 2। ठीक हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। ये
आप चेक करें, आप देखें, आप वाइल लूप की कंडीशन देखें, डिविडेंड भी 2 है और डिवाइजर भी 2 है, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ये अब क्या उसका नाम है, ब्रेक करेगी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अब ब्रेक करेगी। नहीं नहीं सॉरी, ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर है, बिल्कुल है, तो वो एक और आइट्रेशन चलेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। ये जब तक लेस नहीं ना होगा डिविडेंड डिवाइजर से, तब तक ये लूप चलती रहेगी। सॉरी, मैंने अब देखा नहीं था कि यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू आया। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ से उसने 2 माइनस किया, 0, डिवाइजर हमारे पास सेम 2 रहा, और क्वोशंट में हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे टोटल लूप का कह लें एक तरह का ड्राई रन टेबल है, ड्राई रन टेबल आप कह सकते हैं इसको। इसमें सारी इटरेशंस का आपको बताया गया। अब एंड लास्ट में मैंने क्या किया है, रिटर्न देखें मैंने क्या किया। मैंने, अगर तो यहाँ से मैं सिंपल क्वेश्चन रिटर्न करता तो मुझे हमेशा आंसर पॉजिटिव में मिलना था, मतलब अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाते तो मुझे पॉजिटिव में मिलना था। तो इसलिए मैंने एक साइन पहले सेव कर लिया ताकि मैं एंड में उस साइन से मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज कर सकूं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करते हैं। यहाँ पर -12 और 2 दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसका मतलब है कि साइन -1 ही रहेगा, वो इस चेक के अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर सेम 6 तक उसने क्वेश्चन कैलकुलेट किया, क्वेश्चन है 6, लेकिन -12 डिवाइडेड बाई 2 होता है -6, तो -1 जो साइन है उसको मल्टीप्लाई करेगा वो, किधर गया ये, -1 साइन को मल्टीप्लाई करेगा क्वेश्चन के साथ और नेगेटिव करके उस नंबर को तो सिंपल रिटर्न कर देगा। डिवाइड के अंदर किसी को कोई मसला और या किसी चीज की समझ ना आई हो? एनी रिस्पॉन्स? कंटिन्यू करें आगे? बता दीजिए अगर आपको समझ आ गई है तब भी बता दें, नहीं आई तब भी बता दें। एनी रिस्पॉन्स? कोई नहीं, चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, विच इज पावर। पावर के अंदर आते हैं, सिंपल दो इनपुट लिए, एक एक्सपोनेंट है और एक उसकी पावर है, और पावर का फंक्शन ये मैंने क्लियर कर, पावर पावर पावर, सॉरी पावर नहीं, मॉडुलस की तरफ आना है। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मॉडुलस में, इसमें सिंपल 2 नंबर का मॉडुलस लेके रिटर्न हो जाएगा सिंपल। इसमें एक आपको दिया गया था कि हमें वैलिडिटी चेक करनी है, वो सिर्फ कंफ्यूज कंफ्यूज करने के लिए था ऑब्वियसली, उसमें कोई वैलिडिटी का मसला नहीं था। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब जो मेन काम था एक्सप्रेशन वाला, उसकी तरफ आते हैं। एक्सप्रेशन में क्या था, यूजर एक्सप्रेशन यूजर ने देना था एक, तो मैंने उसको भी एक डू वाइल लूप के अंदर रख लिया। मैं करता कुछ यूं, मैंने दो वेरिएबल बनाए, ए और सी, जो कि मेरे नंबर होंगे, और दरमियान में एक करेक्टर होगा जो कि मुझे साइन बताएगा कि मेरा साइन कौन सा है, विच इज ए बी सी। ये इनपुट कुछ ऐसे आएगी, ए बी सी। ए और सी हमारे नंबर्स हैं और बी हमारा वो ऑपरेशन है, कौन सा है, प्लस है माइनस है वगैरह। आ जाते हैं, मैंने सिंपली एक इनपुट लिया तीन नंबर्स की, ए बी सी। तो ए और सी के अंदर सिंपली नंबर देंगे हम, ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हमने बनाए वो इंटीजर है, और दरमियान में हमेशा कोई ना कोई साइन ही होगा। अब यहाँ पर भी लिखा है एंटर एक्सप्रेशन,
एक बच्चा था, वो मेरे से पूछ रहा था कि मतलब कि इंटीजर के अंदर मैं करेक्टर देता हूँ तो वो इन्फिनिट लूप में चल पड़ता है। तो अगर आपने यहाँ पर लिख दिया है ना कि आपने, तो यूजर की बेवकूफी है कि वो नहीं देता। अगर आपने ऊपर दिया है कि इंटीजर इंटीजर आप एंटर करें एक, तो अगर वो करेक्टर इनपुट कर रहा है तो ये उसका फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। हमने उसको क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही एंटर होना है, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन देने के बाद जो उसने एक्सप्रेशन दिया मुझे इनपुट में, अब मुझे चेक करना है कि उसने वो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना चाह रहा। उसके लिए मेरे पास जो बी है ना, उसको मैं चेक करूंगा कि वो कौन सा है। और मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने स्विच स्टेटमेंट ऊपर कर ली थी यूज, तो मैंने यहाँ पे कहा कि आपको इफ एल्स का भी थोड़ा आइडिया हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इफ एल्स यूज कर लिया। मैं चेक कर रहा हूँ बी को, अगर प्लस है तो सिंपली ऐड कर दे और रिजल्ट प्रिंट करवा दे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई है, पावर है, ये डिवाइड है, ये ठीक है, ये हो गया। अब एक और मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने डू वाइल लगाया, लेकिन वाइल की कंडीशन मैंने ट्रू रख दिया, मतलब ये वाइल लूप कभी खत्म ही नहीं होगी। और वो खत्म कब होगी ये वाइल लूप की, जब एक ऑपरेशन आ जाएगा, मतलब एक ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने माइनस दिया दो नंबरों को, तो उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो लूप से बाहर आ गया। अगर तो वो कोई इनवैलिड देता है ना, वो मैंने यहाँ पर एक लास्ट में एक एज लगाया। अगर वो कोई जैसे डॉलर का साइन देता है तो उसका तो कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है, तो सिंपली ये एक बता देगा कि ये आपका ऑपरेशन इनवैलिड है और दोबारा इनपुट करें वो। ये आप पेनल्टी कह सकते हैं, यूजर के ऊपर डाल दें आप, कि अगर वो ऑपरेशन ही गलत दे रहा है जानबूझ के, तो आप कह रहे हैं दोबारा एंटर करो, जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। एक्सप्रेशन वाला में किसी को कोई मसला? नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है पावर का। पावर में सिंपल दो यूजर इनपुट करता है, दो वैल्यूज, एक एक्सपोनेंट है और एक उसकी पावर है। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले चेक ये लगा दी, मैंने कहा बाद में ये लूप के अंदर जाएगा फिर चेक करेगा जीरो है कि नहीं है, तो मैंने पहले चेक करा दी, अगर पावर जीरो है तो सिंपल रिटर्न वन कर दे। ठीक हो गया। अब एल्स में मैं गया, एल्स में जाके मैंने सिंपल एक रिजल्ट बनाया, और रिजल्ट को मैंने वन बनाया। इसकी वजह ये है रिजल्ट को वन बनाने की, अगर मैं यहाँ पर जीरो बना दूं ना, यानी कि जीरो उसको डिफाइन कर दूं, तो आंसर हमेशा मेरा जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया। तो जीरो से जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली जीरो ही होगी, इसलिए यहाँ पर इसको वन रखा। सिंपल एक लूप चलेगी, कहाँ तक? पावर तक चलेगी, और सिंपली वो उस नंबर को जो रिजल्ट में है उसको मल्टीप्लाई करती रहेगी पहले नंबर से। रिजल्ट फर्स्ट टाइम वन था, इसका भी एक ड्राई रन, सिंपल ड्राई रन कोड बना देते हैं। इसके अंदर है रिजल्ट है हमारे पास, ए है और बी है। रिजल्ट में हमारे पास वन था फर्स्ट टाइम, लूप के अंदर क्या कंडीशन ट्रू थी। ए में हमारे पास था, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 12 दिया उसने, और उसकी पावर टू दी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फोर दी और उसकी पावर उसने टू दी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, रिजल्ट में क्या हो रहा है, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब वन मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर हो गया। रिजल्ट ए जो है वो यही रहा, रिजल्ट फोर आ गया, और ए हमारे पास वही सेम फोर रहा और टू रहा। अब क्या होगा रिजल्ट में, रिजल्ट फोर है, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, 16 हो गया हमारे पास, और ये आ गया फोर, ये आ गया मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में ये आ गया। अब आई जो है वो उसकी आइट्रेशन नंबर है थ्री, थ्री जो है ना वो बी से बड़ी है, बी की वैल्यू से, सॉरी ये आइट्रेशन नहीं आएगी। आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो थी, जीरो
मल्टीप्लाई किया उसने क्या, अब उसने 1 पे गया, 1 क्या 1 छोटी है, वो इस पे आया, इटरेशन पूरी होगी, ठीक है, वो 16 वाला भी चलेगा। तो रिजल्ट एंड में हमारे पास क्या आएगा, 16, जो कि 4 की पावर 2 होता है। तो सिंपली उस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन, अच्छा, नाउ मैंने अब ये वहां पर लिखा था कि आपने केस 9 पे ब्रेक करना है। केस 9 पे मैंने सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दी है। हमारा फंक्शन अगर आप देखें तो फंक्शन मेरा वॉइड टाइप है, मतलब नॉन रिटर्निंग फंक्शन है। तो मैंने कुछ भी उसको रिटर्न नहीं किया, सिंपल उसको मैंने वॉइड रिटर्न कर दिया। ये भी लूप सेम मैंने वाइल ट्रू के साथ चलाई है। अगर तो इनवैलिड देता है तो सिंपल कंटिन्यू रखे उसको। ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था क्लास के अंदर, एक कंटिन्यू कीवर्ड जो होता है। ये हो गया हमारा टास्क 1 कंप्लीट। इसमें कोई डिस्कशन के लिए, हाँ डिस्कशन के लिए एक और रह गया पॉइंट, वो है स्क्वायर वाला। स्क्वायर का देखिए मैंने कैसे किया है। अब जो एक्सपोनेंट और पावर वाला हमने ऊपर किया है, उसमें क्या था, एक्स जो एक्सपोनेंट और पावर थी वो दोनों यूजर दे रहा था। लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या है, यूजर सिर्फ एक एक्सपोनेंट देगा, और जो पावर होगी ना वो सिंपली एक कांस्टेंट नंबर रहेगी जो कि है 2। उसके स्क्वायर में सिर्फ ये 2 रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स में इनपुट लिया, और जो y है ना, वो जो b है यहाँ पर, वो मैंने 2 दे दिया। तो वो सिंपली इसकी पावर कैलकुलेट करके स्क्वायर में आंसर दे देगा, सिंपल। अब हमारा रह गया एक डिवीजन वाला भी रह गया, वो भी देख लेते हैं। डिवीजन वाला हो गया। ये हमारा होम टास्क 1 था। अगर किसी को कोई मसला है तो वो अभी बता सकता है, वरना फिर अगर बाद में बताना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं होम टास्क 2 के ऊपर। हाँ, आते हैं होम टास्क 2 के ऊपर। होम टास्क 2 में हमें टास्क 1 में दिया था कि आपने एक यूजर से एक साइज लेना है और उतने साइज की अरे एक डिफाइन कर देनी है। अब आपने जो अरे पढ़ी है वो है स्टैटिक अरे, मतलब उसकी जो मेमोरी है वो स्टैक के अंदर बनती है। यहाँ पर अब करना कुछ यूं था कि आपने एक बड़े साइज की अरे 100, 200, 500 की अरे बना लेनी थी एक, और जो यूजर यहाँ पे साइज देगा ना वो उसका साइज रख लेना था। लेकिन उसका एक्चुअल साइज वही होगा जो आपने वहां पर ऊपर डिफाइन किया होगा, वो बड़ी अरे का जो साइज है। ये इसका कह लें एक तरह का टेम्परेरी वो है साइज। अब साइज की अरे बन गई, ठीक है। अब टास्क 2 के अंदर आते हैं। टास्क 2 के अंदर वो कहता है कि यूजर से आपने इनपुट लेना है। इंसर्शन जो है ना, वो इंसर्शन भी 3 तरह की हैं। एक तो इंसर्ट एट एंड करना है, ठीक हो गया। इंसर्ट एट फ्रंट करना है, और इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन करना है। सबसे पहले इंसर्ट एट एंड पे सिंपल जो अरे का लास्ट एलिमेंट होगा ना, उसके फौरन बाद हम एक नंबर इंसर्ट करवा देंगे। और इसके अंदर 3 चीजें बेसिकली साथ साथ चलेंगी हमारी। एक अरे है, अरे का साइज कांस्टेंट रहेगा, और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं। ये आपने कोड किया, राफे ने करवाया भी था आपको लास्ट लेक्चर में, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। आपको लेक्चर की लिंक भी शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं। ये टास्क 3 और 4 ये तीनों वही हैं मैंने किए। आते हैं टास्क 5 के ऊपर। टास्क 5 के अंदर एल्गोरिदम थोड़ा चेंज किया था। आपको हमने करवाया था लीनियर सर्चिंग, लेकिन हमने यहाँ पे आपसे कहा है कि आपने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है। उसका भी हम अभी कोड देखेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर कर लेते हैं। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। बाइनरी सर्चिंग जो है ना, ये जाना जाता है सबसे द मोस्ट पावरफुल सर्चिंग एल्गोरिदम। अब इसके अंदर होता क्या है, ये ना पार्टीशंस की बेस के ऊपर, पार्टीशंस की बेस के ऊपर वैल्यू जो है वो सर्च करता है अरे के अंदर।
अरे का साइज जितना बड़ा होगा ना उतना ही ये एफिशिएंट होता जाएगा। ये इसकी खासियत कह सकते हैं। अब ये करता कुछ यूं है, इसमें अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स होता है, और अरे का जो मिडिल वाला इंडेक्स होता है ना वो उसके पास होता है। अब करता वो अरे सबसे पहली बात, एक अरे भाई है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी, ये दोबारा इसके एक्सप्लेन ऊपर एक करना। रिस्ट्रिक्शन, चले मैं कर देता हूँ। बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम हम करने लगे हैं। अब बाइनरी हमें आपने क्लास में पढ़ा था कि लीनियर सर्चिंग के बारे में। सिंपल एक लूप लगाते थे, जब तक आपको वो मिल नहीं जाता तब तक चलते जाए लूप। लूप खत्म हुई, अगर नहीं मिला तो आपको पता चलता है कि ये लूप के अंदर अरे के अंदर है ही नहीं। हमने आपको एल्गोरिदम थोड़ा चेंज करके बताया कि आपने बाइनरी सर्चिंग करनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और फास्टेस्ट एल्गोरिदम में आता है सर्चिंग के हवाले से। इसके अंदर क्या होता है, ये पार्टीशंस की बेस के ऊपर ना क्या उसका नाम है, आपको वैल्यू सर्च करके देता है रेस के अंदर। अब इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ कि अरे जो है वो सॉर्टेड होनी लाजमी है। अगर वो सॉर्टेड नहीं होगी तो ये एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं इसका जो नोट के अंदर एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसको मैं एक ब्रीफ सा एक्सप्लेन करता हूँ। होता कुछ यूं है कि एक कंप्लीट अरे है, अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स वो आप सेव कर लेते हैं, और उन दोनों की हेल्प से, मतलब उन दोनों का जो एवरेज होती है उन दोनों की, उससे आपको मिडिल इंडेक्स पता लग जाता है अरे का। अब आपके पास है एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और एक मिडिल इंडेक्स। अब अगर आपने सॉर्ट का बेसिक, तो आपने आपके पास है मैं आपको एक अरे भी यहाँ पर शेयर करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये वाली अरे है, ये 1 2 3 4 5 6 से 10 तक। आपने जो नंबर ढूंढना है वो है आपके पास 3। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास 1 है, और स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, और एंडिंग इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 10 पड़ा हुआ है। जो मिडिल इंडेक्स है ना वो हमारे पास है 5। तो मिडिल यही बनता है, वो स्टार्ट और एंड के एवरेज से बना है हमारे पास। अब होगा कुछ यूं कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि स्टार्टिंग, एंडिंग और मिडिल इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू, जो हमने वैल्यू सर्च करनी है उसके इक्वल तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर चेक करें मिडल से, वो वैल्यू मिडल से बड़ी है या छोटी है। अगर तो वो वैल्यू मिडल से बड़ी होगी तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 1 की जगह इस वाले इंडेक्स को पॉइंट करने लग जाएगा जो कि है 5, और मिडल भी हमारा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने सर्च करना था 4, तो इसलिए होगा कुछ यूं, वैल्यू हमारी छोटी है मिडल से, तो इसका मतलब कि उसको जाना चाहिए लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जाने के लिए अब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा सेम रहेगा, जो एंडिंग इंडेक्स है ना 10 के ऊपर, वो हमारा एलोकेट हो जाएगा जो मिडल इंडेक्स है ना उससे स्वैप हो जाएगा। अब मिडल है दोबारा कैलकुलेट होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स चेंज हो गया। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की एवरेज ली तो आपको एक मिडल इंडेक्स मिल गया जो कि है 3। अब वो चेक करेगा 1 3 या 5 वो वैल्यू तो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, 4 ऑब्वियसली नहीं है। अब क्या करेगा, अब हमारा मिडिल है 3। अब वो चेक ये करेगा कि जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो इस मिडिल वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो 4 3 से बड़ा है। तो अब होगा कुछ यूं कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना वो आगे की तरफ मूव करेगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 3 बन जाएगा, एंडिंग इंडेक्स 5 रहेगा, और मिडिल इंडेक्स हमारा 4 आ जाएगा। अब सर्च करेगा वो कि स्टार्टिंग, एंडिंग या मिडिल में से कोई एक इंडेक्स जो कि हमारा उस वैल्यू से मैच कर रहे। तो हमारे की से मैच कर चुका है 4, तो सिंपली बता देगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। और इसमें एक और भी चीज़ है, आप इंडेक्स सेव करके नहीं रखना पड़ता आपको, यानी कि साथ ही इंडेक्स वो बता देता है कि किस इंडेक्स के ऊपर वो वाली वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये इसकी एक खासियत है। बाकी आपको ये और डिटेल में पता चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। उसके अंदर हमने कोई मज़ेदार चीज़ें करनी है कुछ, उसके अंदर ही आपको पता लगेगा।
नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हो गया, सर्चिंग हो गया। सॉर्टिंग भी आप खुद करेंगे। सॉर्टिंग आपको बताया गया था कि नेक्स्ट जो एडिशन है अरे की, जब हम वो पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम साथ दिया जाएगा। आपने उसको पेपर के ऊपर करके मतलब पूरा वो ड्राई रन करके तो वो अपने साथ लगाना होगा। फिर आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का। मुझे लगता है कि आप सबने ये भी कर लिया होगा। बहुत आसान है मिनिमम और मैक्सिमम निकालना। नहीं किया तो वो भी आपको बता देते हैं। अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका सिंपल मैं बता देता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्सिमम का, उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ अरे का पहला इंडेक्स। अब मैक्सिमम के लिए कुछ यानी कि करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं कि जीरो रखवा देते हैं मैक्सिमम में ना, फिर वो चेक करते जाते हैं, अगर उससे बड़ा है तो रखवाता जाए। तो मेरा फिर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ के हमारे पास जो वैल्यूज हैं अरे के अंदर वो सारी जीरो से छोटी हो। अरे के अंदर जीरो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन उसकी सारी वैल्यूज अरे में जीरो से छोटी हैं, तो फिर ये वाला जो काम है ना, ये हमेशा जीरो ही आपको रिटर्न करेगा, जो कि सही नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे, अरे का सबसे पहला इंडेक्स जो है ना, वो हम सेव कर लेंगे एक वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल को ट्रैवर्स करते जाएंगे पूरी अरे के अंदर कि कहीं कोई वैल्यू उससे बड़ी तो नहीं है। कोई बड़ी है तो उसके अंदर वो उसके अंदर रखवा देंगे उस वैल्यू को, उस मैक्सिमम के। और मिनिमम में भी सेम काम करेंगे, कोई छोटी वैल्यू है तो रखवा देंगे, लेकिन इसके लिए वो आपको ना इक्वल टू जीरो जो आप करते हैं स्टार्ट में, वो वाला काम नहीं करना आपने। अब ये सॉर्टिंग भी वही और नाइन पे फिर अब चलते हैं कोड की तरफ। इसको चलते हैं कोड की तरफ। चलिए इसको करते हैं कमेंट और लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉम्पास टू कमेंट। अच्छा, लेट्स वो मैं आपको दूसरा अपना मेन फंक्शन दिखा देता हूँ। मेन में वही सेम मैंने काम किया है, लोगो है मेरा और एक मेन्यू है। लोगो में वही चीज़, ये मैंने फंक्शंस हैं जो कि मुझे ज़रूरत महसूस हुई है बनाने की। यूज़र इनपुट है, यूज़र जो इंसर्शन के लिए मुझे चाहिए, यूज़र इनपुट के लिए वो मैं एक वैल्यू देता हूँ, मुझे इनपुट करके वो वापस दे देता है। लोगो है मेरा, मेन्यू है, एक मेरा इनिशियल साइज है, और ये इनिशियलाइज अरे वाला काम ये बताता हूँ मैं आपको। जो मैंने किया कुछ यूं है, मैं इसको ना एक अरे का जीरो इंडेक्स का एड्रेस देता हूँ। बेसिकली अरे एक दे रहा हूँ, पूरी अरे का साइज देता हूँ और एक नंबर देता हूँ। ये इस साइज तक जितने भी अरे है ना, उस सबको इस नंबर से इनिशियलाइज करा देता है। मैं जीरो यहाँ भेजता हूँ, जीरो से इनिशियलाइज हो जाती है पूरी अरे। स्वैप का फंक्शन है, ये आपने पढ़ा हुआ है। कॉपी के ऊपर हम बाद में आते हैं। शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट ये भी आपने देखा था इंसर्शन में। ये तीन इंसर्शन है जो हमने करनी है। ये है हमारा टास्क वन, यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है क्रिएट अरे। अरे क्रिएट करनी है हमने। उसके लिए आते हैं हम, ये रहा हमारा। सबसे पहले मेन्यू देखते हैं। मेन्यू के अंदर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कांस्टेंट साइज बनाया है, जो कि मेरी अरे का एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज इतना हो सकता है। ठीक हो गया, और उतने साइज की मैंने एक स्टैटिक अरे बना दिया। स्टैक के ऊपर ये बनेगी अरे, और स्टैटिक अरे बन गई है। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया है और उसको मैंने एड्रेस दिया है अरे के जीरोथ इंडेक्स का। मींस अरे का जो ये पॉइंटर है, सॉरी इंटीजर का जो पॉइंटर है, ये अरे के जीरोथ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और वो जिस तरह हमने पढ़ा था कि वो डाटा टाइप के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 4 करके आगे चलता जाता है, वो वाला काम यहाँ पर होगा। आप साइज एक बना दिया और एक नंबर ऑफ एलिमेंट बना दिया। ये जो साइज है ये यूजर डिफाइंड साइज होगा, जो क्रिएशन के वक्त हमें पता लगेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट वो होंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ चुके हैं अभी तक उसके अंदर। एक मेरे पास इनपुट का वेरिएबल है जो कि मैं इनपुट के लिए यूज करूंगा, जो कि अरे में इंसर्शन मैंने करनी है उसके लिए। फिर चॉइस आती है, सिंपल डू वाइल है, मेन्यू सिस्टम है, स्विच स्टेटमेंट है। मैं ये करता हूँ, इधर जाता हूँ क्रिएट अरे में, सिंपल
तो पहले मैं उसका साइज पूछता हूँ, साइज मिल जाता है और उतने साइज तक अरे इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं, तो मैं सिंपल एक प्रिंट करवा के भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन जो अब क्रिएशन तक ना हमने यूज सिर्फ साइज करना है, जो उसको जितना उसका साइज है, लेकिन आगे जो भी ऑपरेशन होंगे ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस के ऊपर होंगे, कि वही उसका साइज होगा। प्रिंटिंग में मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट भेजे, उसने मुझे बताया जी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अंदर। नेक्स्ट आते हैं, केएस2 में यूजर इनपुट, वो मैंने इंसर्शन करनी थी इंसर्ट एट फ्रंट के ऊपर। मैंने इनपुट का वेरिएबल एक बनाया हुआ था ऊपर, मैंने सिंपल यूजर इनपुट ली एक, वो इनपुट बाय रेफरेंस है। मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, ये बाय रेफरेंस जा रहा है, बाय रेफरेंस की वजह से वो वैल्यू जो है वो वहां पर, तो मैं जहाँ से कॉल हुई है वहां से वहां पे भी चेंज होगी। अब चलते हैं वापस, चलिए। अब ये देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास इंसर्ट एट फ्रंट का फंक्शन था, उसमें मैंने अरे भेजा, साइज भेजा, इनपुट भेजा और नंबर ऑफ एलिमेंट भेजे। अब ये आप लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, और ये बुलियन टाइप का रिटर्न कर रहा है, तो मैंने उसको चेक भी इसी के अंदर कर लिया। वैसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं एक अलग फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर ये इफ एल्स वाला काम चेक करके तो फिर बता देता, तो मैंने यहाँ पर भी कर लिया। वो भी आई थिंक सो इतना कोई खास मसला नहीं होगा इसका। सिंपल हुआ, इसमें क्या है, मैंने चेक किया अगर तो वो ट्रू है तो इंसर्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, नहीं है तो इंसर्शन नॉन सक्सेस है, साथ ही मैंने उसको प्रिंट कर दिया। यूजर इनपुट लिया, केस 3 में हमने इंसर्ट एट एंड किया, मैंने सेम काम किया। 4 में इंसर्ट एट पोजीशन लिया। अब यहाँ पर मैंने यूजर इनपुट तो लेनी थी, लेकिन मैंने उसको पोजीशन पूछनी थी। ठीक है, पोजीशन मैंने यहाँ पर ली, पोजीशन उसने दी, सिंपल मैंने वो वाला चेक कर लिया। से ये जो केस 2, 3 और 4 हैं ये आपने किए हुए हैं, तो इसका आपको अंदाजा होगा। मैं आपको सर्चिंग वाला काम दिखाता हूँ, जो कि सर्च जिसको कहा था कि करना है। मैंने फंक्शन बनाया सर्च, जिसके अंदर मैं अरे भेज रहा हूँ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भेज रहा हूँ। इसके अंदर वो क्या करता है, एक एलिमेंट मेरे से पूछता है कि आपने कौन सा इंसर्ट करना है। मैं रिकमेंड करूंगा वैसे कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि फंक्शन के अंदर आप इस तरह इनपुट ले रहे हैं, ये आपको इनपुट बाहर लेनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इसलिए लिखा यहाँ पर जानबूझ के कि आपको पता लगे कि यहाँ पर नहीं लेनी इनपुट, बाहर लेनी है जहाँ से आपने कॉल किया उससे पहले। और मेरा एक है बाइनरी सर्चिंग का फंक्शन, जिसको मैं एक एलिमेंट भेजता हूँ, साइज भेजता हूँ, अरे भेजता हूँ। ठीक है, और ये देखते हैं कि ये बाइनरी सर्च काम कैसे कर रहा है। मेरे पास एक लो है, लो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, हाई है जो कि एंडिंग इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, जो कि है मेरे पास साइज -1, और एक मिडल है, मिडल हमारे पास इस वक्त 0 है। यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास लूप के अंदर, सॉरी ये दोबारा डिफाइन है, लूप के अंदर जाते हुए भी स्टार्ट में काउंट हो रहा, कैलकुलेट हो रहा था, तो मैंने इसलिए कैलकुलेट यहाँ पर नहीं किया। सिंपल लूप तब तक चलेगी जब तक जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो लेस देन या इक्वल टू लास्ट इंडेक्स का नहीं हो जाता। ये लास्ट और स्टार्टिंग इंडेक्स जो है ये चेंज हो रहे हैं टाइम के हिसाब से, जिस तरह इटरेशन चलती जा रही है उस तरह चेंज होते जा रहे हैं। मिडिल में सबसे पहले मिडिल वैल्यू रखवानी है, तो किया कुछ यूं है कि लो हाई में से लो माइनस किया, फिर जो आंसर आया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एलिमेंट्स की अरे थी, 10 एलिमेंट्स थे, जिसमें से 0 हमारे पास स्टार्ट था और 9 हमारे पास एंड था अरे के अंदर। तो होगा कुछ 0 से 9 हमारे पास एक रेंज आई है। अब होगा कुछ यूँ कि हाई हमारे पास 9 है, 9 - 0 9, और 9 + 0 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 4.5। लेकिन क्योंकि इंटीजर में स्टोर हो रही है तो ये उसको राउंड ऑफ कर देगा, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है। हमने सपोज किया उसने 5 कर दिया, मिडिल वैल्यू में हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं चेक करने के लिए
सबसे पहले हमने चेक ये करना है कि जो मिडिल इंडेक्स हम जिसको पॉइंट कर रहे हैं, क्या वो वही उस पर वही वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई जो हमने ढूंढनी है। तो मैंने सिंपल चेक किया कि अरे एट मिडल क्या वो डबल इक्वल टू एलिमेंट है। अब अरे भी एक वो ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3, ये है 10 एलिमेंट्स की अरे 0 से 9 तक। अब हुआ कुछ यूं, सबसे पहले उसने 1 और 10 के हिसाब से किया, ठीक है। यहाँ पर चेक किया अरे एट मिडल, मिडल है 4 पे, मीन्स 0 1 2 3 और 4, 5 के ऊपर है इस वक्त हमारा मिडल। हमने एलिमेंट फाइंड करना था फॉर एग्जांपल 4। अब क्या एलिमेंट जो मिडल का है वो 4 है? ऑब्वियसली नहीं, तो इस चेक के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद एक और चेक लगाया इफ के अंदर अब क्या है, क्या अरे, और मैंने अच्छा यहाँ पर मैंने एल्स नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पर एज लगाता ना तो मुझे आइट्रेशन एक ज़्यादा करनी पड़नी थी। क्यों करनी पड़नी थी? सबसे पहले वो अरे का मिडल चेक करता, उसके बाद अगर वो अरे के मिडल में चला जाता तो ठीक, तो फिर ये नीचे वाले नहीं चलने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने एल्स नहीं लगाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको भी साथ वो चेक करें, क्योंकि ये आइट्रेशन एक एक्स्ट्रा ज़ाया होनी है। उससे बेहतर है कि मैं इसके अंदर ही साथ ही चेक कर लूँ। तो अरे मिडल में अंदर नहीं है, मैं चेक करता हूँ कि अरे का मिडल ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर तो वो लेस देन होगा तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना वो हमारा चेंज होगा मिडल के ऊपर, मीन स्टार्टिंग अब मिडल के ऊपर आ जाएगा और मिडल जो है ना वो दोबारा कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद देखिए मैंने एज लगाया हुआ है, मीन्स के इस शिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो दोबारा इटरेट करेगा यहाँ पे और दोबारा सबसे पहले मिडल कैलकुलेट होगा। लो तो चेंज हो गया हुआ है तो उसके हिसाब से मिडल हमारा चेंज होगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। एट द एंड होगा कुछ यूँ कि हमारा जो लो है ना वो पॉइंट करेगा 3 को, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये हमारा लो पॉइंट करेगा, ये हमारा हाई पॉइंट करेगा और ये हमारा मिड पॉइंट करेगा। अब हमने चेक क्या किया है कि मिडल हमारे एलिमेंट के इक्वल तो नहीं है। अब मिडल इक्वल है तो मैंने सिंपल वहीं से मिडल को रिटर्न करा दिया, मुझे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। और ये सिंपल हमारे पास मिडल आ गया यहाँ पर, सर्च इंजन, ठीक है। सॉरी इसके अंदर है, इसके अंदर कॉल किया हुआ मैंने, मिडल आया एलिमेंट। अब मैंने एक और चीज़ भी वहाँ पर की हुई है, अगर तो वो लूप के अंदर नहीं जाता तो सिंपल यानी कि लूप चल जाती है तो -1 रिटर्न करेगा लूप के बाहर। वो मैंने क्यों किया है? वो इसलिए किया है अगर तो उसको कहीं पर वो मिल जाता है वैल्यू तो वहीं से रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो फिर क्या करे वो। तो उसके लिए ये है कि लूप के बाहर मैंने -1 रिटर्न कर दिया, क्योंकि कोई भी, क्योंकि वो एक इंडेक्स हमें रिटर्न कर रहा है और इंडेक्स -1 माइनस में नहीं होता। तो मैंने चेक किया अगर वो माइनस में दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एल्स में क्या है, एलिमेंट मिल चुका है और साथ में आपने इंडेक्स भी करवाना था, वो मैंने नहीं करवाया, वो आप देख लीजिए। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आई थिंक सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम और मिनिमम रह गया, वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इधर जाते हैं। ये देखिए मैंने मैक्सिमम और मिनिमम के वेरिएबल्स बनाया और मैंने फंक्शन बनाया हुआ है मिन मैक्स फाइंडर। उसके अंदर रे भेजी, उसका साइज भेजा, मैक्सिमम और मिनिमम का ये बाय रेफरेंस जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, मैंने मैक्सिमम को सबसे पहले अरे का 0 इंडेक्स दे दिया और मिनिमम को भी अरे का 0 इंडेक्स दे दिया, ठीक हो गया। इसको मैं एक सिंगल अरे के अंदर भी कर सकता हूँ। वो कैसे? इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ इसके बाद और ये लूप मैं ख़त्म कर दूँ, इसको भी मैं स्टार्टिंग में कर दूँ,
अब ये मैक्सिमम भी निकालेगा और मिनिमम भी निकालेगा, लेकिन लूप सिर्फ और सिर्फ एक चलेगी। पहले क्या था, मिनिमम के लिए ज़्यादा चल रही है, मैक्सिमम के लिए ज़्यादा चल रही है। आप इस तरह से भी, मतलब काफियों ने इस तरह भी किया होगा कि दो लूप्स लगाई हुई हैं, मिनिमम और मैक्सिमम निकाला हुआ है। तो वो चीज़ भी ठीक है, अलग अलग फंक्शन आपने बनाए हुए हैं। मैंने एक में काम कर रहा हूँ, तो एक लूप के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। ये मैक्सिमम के लिए भी करेगा और मिनिमम के लिए भी करेगा। अगर यहाँ पर आप एज लगा देंगे ना, तब ये काम नहीं करेगा। उसने दोनों को चेक करना है एट अ टाइम। ठीक है, ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का हो गया, ये स्वैपिंग है हमारी। ठीक है, हमारा होमवर्क 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं ये कोड आपको शेयर कर दूंगा, आप चला के देखिएगा। अगर आपको कोई मसला वगैरह मसले मसाइल आते हैं तो वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने जो असेसमेंट्स थी वो। असेसमेंट्स के लिए सबसे पहले लेक्चर 0 की जो पहली असेसमेंट थी उसके ऊपर जाते हैं। चलें, लेक्चर 0 काफ़ी प्रॉब्लम्स ही मैंने देखी कि बेसिक्स था, बेसिक के बेस पर मैंने बनाया था जो लेक्चर 0 में आपको डिलीवर किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था, अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द वर्क फ्लो इज कॉल्ड। सी प्लस प्लस के अंदर क्या? जो क्यों? वर्क फ्लो कह क्यों? लें, कोड का क्यों? पोर्शन या एक कोड लाइन, नहीं जाना। उसके बार आपने रिपीट कर, उसको उसको कहते हैं लूप। जो है ना, वो एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के लिए यूज होता है। ये तो सबका ही सही था, क्योंकि वो ऑब्वियसली देखने से पता लग रहा था कि लूप ही है। अब आते हैं कोड के आउटपुट। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मिस्टेक नज़र आई है, जो कि आप सब ने किया। ऑब्वियसली बेसिक था, स्टार्ट था, थोड़े कह लें कि नहीं पता था इतना, कोई ये मसला नहीं है, हम देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ए बी। ए को 10 असाइन किया गया है और बी को 2 दिया गया है। मैं साथ एक ड्राई रन के लिए नोटपैड खोल लेता हूँ ताकि आपको और इस तरीके से आइडिया आइडिया हो जाए। अब हुआ कि अब मेरे पास एक ए है, एक बी है। ए में मेरे पास 10 पड़ा हुआ है और बी में मेरे पास 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ fun1 और उसमें ए और बी पास कर रहा हूँ। अब ए और बी बाय रेफरेंस है, इसका मतलब है कि ए और बी भी चेंज होगा। ए के अंदर क्या जा रहा है, ए प्लस बी, मतलब 10 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया, ए के अंदर 12 आ गया। अब बी के अंदर ए जा रहा है मीन्स 12। क्योंकि ये बाय रेफरेंस है, तो जहाँ पर ये कॉल हुए हैं, जिन वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स के अंदर पास हुए हैं वो भी अपडेट होंगे। तो ए और बी मैंने प्रिंट करने को कहा था, जो सही आंसर है वो है 12 और 12। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट कोड पे आते हैं। ये रहा कोड। कोड में है जी कि आपने आउटपुट बतानी है। सिंपल है, ए हमारे पास 10 है, इनफिनिट लूप चली, ठीक है, कंडीशन ट्रू रखी हुई है। सबसे पहले आया ए प्लस प्लस हुआ, मीन्स ए 11 हो गया और साथ ही वो ब्रेक कर गया। सी आउट ए किया, वो सिंपल 11 आ गया। अब काफ़ी बच्चों को इधर मसला था प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक अभी एग्जांपल आ रही है आगे वो उसमें बताता हूँ। अब यहाँ पर लिखा था विच वन इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप इन सी प्लस प्लस। तो इंटीजर होती है, डाटा टाइप होती है, कैरेक्टर भी होती है, टेबल भी होती है। इसका आंसर था नन ऑफ दिस। ठीक तो हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज द साइज ऑफ वॉइड। वॉइड का साइज आपको पहले लेक्चर में मैंने हमें स्टार्ट में बताया गया था कि वॉइड का कोई भी साइज नहीं होता। वॉइड इज नल एम्प्टी, इसलिए उसका 0 साइज था। अच्छा, नेक्स्ट है, मैंने सीक्वेंस पूछा था, सीक्वेंस फ्लो क्या होता है फॉर लूप का। तो काफ़ी बच्चों ने इस पे पहला लगाया हुआ है कि इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन को चेक करता है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है, फिर लूप के कोड के अंदर जाता है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन करता है, फिर कंडीशन चेक करता है और कंडीशन के फौरन बाद वो अंदर लूप के अंदर जो कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। जब एग्जीक्यूशन पूरी होती है कोड की,
फिर जाता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। ये देखें, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने इनिशियलाइज किया 0 में, और जब जैसे आपने स्टार्ट में सी आउट किया है तो उस वेरिएबल को जिसको इनिशियलाइज किया था, तो वो 1 होगा, वो 1 नहीं, वो 0 होगा। पहले लूप पूरी चलती है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देखता है। तो ये था। एक और था, मैंने पूछा था कि सी जो वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर पूरा एग्जीक्यूशन के बाद क्या पड़ा होगा, वो भी देख लेते हैं। सी के अंदर क्या था, फंक्शन ए बी सी मैंने बनाया वेरिएबल 3, फंक्शन कॉल किया ए बी, जो कर रहा है ए बी प्लस हुआ 15 को उसने ए से मल्टीप्लाई किया 10, विच इज 150 और प्लस हो रहा है यहाँ पर 30, 180 सी के अंदर स्टोर हुआ है। अब काफियों ने यहाँ पर सिंटैक्स एरर भी लगाया हुआ था, सिंटैक्स एरर नहीं है, उन्होंने मेरे ख्याल में इसकी बेस पे लगाया था सी की, या सी आउट सी प्लस की बेस पे लगाया था। यहाँ पर एरर नहीं है, ये बताता है आपको सेमीकोलन कि आपकी एक स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो ये एक एरर नहीं है। इसमें क्या है, सी में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त 180, और 180 वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब सी आउट हुआ है सी प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब कुछ बच्चों ने 181 भी लगाया हुआ था आंसर। सी प्लस प्लस और प्लस प्लस सी के अंदर फर्क इतना है, सी प्लस प्लस अगर आपने सी आउट के साथ लिखा हुआ है या किसी ऑपरेशन के साथ लिखा हुआ है, तो पहले सी की जो वैल्यू है वो आउटपुट होगी, उसके बाद सी में प्लस प्लस होगा इस स्टेटमेंट के मुताबिक। अगर यहाँ प्लस प्लस सी लिखा होता तो पहले सी की वैल्यू अपडेट होगी, फिर वो प्रिंट होगी, लेकिन इस केस में सी की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, पुरानी वाली प्रिंट होगी, और बाद में फिर अपडेट होगी। तो ये इसका आंसर था 180, तो वे नन ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स पूछा हुआ था, सबका ही सही था ये ऑलमोस्ट। इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन लेता है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है, सिंपल। इज यूज फॉर एड्रेसिंग पर्पज, ये आपको बताया गया था, पॉइंटर्स जो है वो एड्रेसिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। फिर आया था कमेंट के लिए, इसमें भी काफी गलतियां थी, कुछ ने ये लगाया हुआ था ये वाला, ये होता है एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए। हमने कुछ पूछा यूं था कि आपने क्या करना है कि एक पोर्शन ऑफ कोड, मतलब मल्टीपल लाइन कितनी भी हो सकती है, उसको कमेंट करना है। आप इसको बार बार यूज करते जाएंगे तो मसला है कि पता नहीं हो सकता है मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ लाइन का आपका कोड हो, तो बिलियन ऑफ टाइम आप बस यही करते जाएंगे फिर बैठ के। उसके लिए होता है ये वाला साइन, स्लैश स्टैरिक, दरमियान में आपका कोड होता है, और जहां पर आपने एंड करना होता है वहां पर एक स्लैश और स्टैरिक से क्लोज कर देते हैं कमेंट को। ये आपका कमेंट के लिए यूज होता है, पोर्शन को कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसमें भी आउटपुट पूछी हुई थी, काफी गलतियां थी इसमें भी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एडिशन के लिए एक बनाया है जिसमें मैं रिजल्ट शो कर रहा हूँ सी में, और ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूँ। मेन में आए ए 10 है, बी 6 है, और रिजल्ट 0 है। ए बी और रिजल्ट लिया, ए बी को ऐड किया 10 और 6 16, और रिजल्ट जो है ना वो सी के अंदर स्टोर हुआ इस फंक्शन के अंदर। लेकिन जब यहाँ मैं सी आउट करूँगा ना, तो बच्चों ने 16 लगाया था, लेकिन द आंसर इज 0। क्यों 0 है? रिजल्ट फंक्शन के अंदर कैलकुलेट हो रहा है, और जो रिजल्ट जहाँ से मैंने कॉल किया है सी जो कि है वो बाय रेफरेंस नहीं है, मतलब कि अब जो जहाँ से कॉल हुआ है वहां पर अपडेट नहीं होगा। रिजल्ट 0 था तो रिजल्ट 0 ही रहा। ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक थी। अब आते हैं ग्रेडेड टू इसके ऊपर, चलें इसको भी देखते हैं। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो डिफॉल्ट कीवर्ड होता है वो क्यों यूज होता है, क्यों यूज होता है? तो उसके लिए था कि जब ऊपर वाला कोई केस नहीं चलता तब डिफॉल्ट का केस चलता है, ये भी आपको बताया हुआ है। अच्छा, अब स्विचेस का पर्पस क्या होता है? बच्चों ने लूपिंग लगाया हुआ था काफी, कंडीशनिंग के लिए होता है स्विचेस, हमेशा याद रखनी है बात। स्विचेस लूप नहीं करते, ये इफ एल्स और स्विचेस
ये एक ही चीज है। इफ एल्स में और स्विचेस में सिर्फ ये है कि आप एक वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब ये नहीं कि पूरी अरे के ऊपर एक कंडीशन लगा दी, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक हो गया, ये थोड़ा कोड लंबा था इस वजह से। चलें फिर इस कोड को भी देख लेते हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल बनाए मैंने, इंटीजर ए बी, इसमें 1 और 2 रखा है। रिजल्ट बनाया उसको मैंने ए एलोकेट किया जो कि 1 है। इसका भी एक ड्राई रन छोटा सा साइड पे बना लेते हैं। ए है, बी है और रिजल्ट है, रिजल्ट है सॉरी। ए में 1 है हमारे पास, इसमें 2 है और इसके अंदर ए आया जो कि हमारे पास 1 है। अब उसने क्या किया, ऐड किया रिजल्ट में ए और बी। ये ये वही ऊपर वाली एग्जांपल की तरह है, बाय रेफरेंस नहीं है तो अपडेट नहीं होगा, रिजल्ट सेम रहेगा। मीन्स फंक्शन कॉल होने के बाद ये सेम रहेगा। अब आते हैं इफ के चेक पे। वो कह रहा है प्लस प्लस रिजल्ट डबल इक्वल टू बी है। प्लस प्लस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि पहले ये वैल्यू अपडेट होगी, मीन्स रिजल्ट अब 2 होगा, फिर चेक करेगा क्या वो डबल इक्वल टू बी है। तो रिजल्ट की वैल्यू 1 थी, प्लस प्लस हुआ तो 2। अब चेक करेगा 2 डबल इक्वल टू 2 बिल्कुल है, तो प्रिंट होगा हमारे पास यस, यस होगा। फिर अब यहाँ पे एल्स नहीं लगा हुआ तो अब यहाँ पे जाएगा। अब रिजल्ट प्लस प्लस, अब रिजल्ट देखें यहाँ पर अपडेट हो गया था रिजल्ट इधर, और सॉरी इधर रिजल्ट अपडेट हो गया हुआ था, रिजल्ट की वैल्यू 2 है। अब 2 प्लस प्लस 2 को चेक करेगा कि वो बी के इक्वल है कि नहीं है, है। अब इधर आया, जब जैसे इधर आएगा ना तो तब ये रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होकर 3 होगी, लेकिन वो साथ ही सी आउट करेगा नो, या इधर नो। ठीक हो गया। अब आते हैं नीचे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेफरेंसिंग अ पैरामीटर इन अ फंक्शन। रेफरेंस करने का मकसद क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, मेमोरी सेव करता है वो। देखो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू थी उसको चेंज कर देता है। अलाउ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, इसका मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। which loop which loop can run with only using a condition। ये ऑलमोस्ट सबका ही गलत था, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। क्यों है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन, विदाउट एनी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सिर्फ एक कंडीशन देंगे ना आप, उस पर भी ये चलेगा। फॉर में अगर आप इस तरह कुछ कर दें, ट्रू लिख दें, ये चलेगा। वाइल में ट्रू लिखेंगे वो भी चलेगा। तो इस तरह इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया हुआ था कि आइट्रेशन जो है वो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। करेक्ट आंसर इज 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 9 टाइम्स। इससे हमने पढ़ा भी हुआ, नेस्टेड लूप कहते हैं इसे, लूप इंक्लूड इनसाइड लूप, आइट्रेशन में प्रिंट होगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको बताता है। अब ये भी काफ़ी लोगों ने एरर भी दिया हुआ था इसका, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल में मैं लिख सकता हूँ, लिखा है 5 इज लेस देन इक्वल टू -5, क्या ऐसा है, नहीं 5 -5 से बड़ा है ना इसके इक्वल है, तो प्रिंट होगा बाय। बाय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट, ये तो बहुत आसान थी, इसका आंसर है इट्स 1 इट्स 2। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, ये एक एरर है, दिस इज एन एरर। एरर क्यों है, सी प्लस प्लस के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं नेम्स हैं
जैसे इंटीजर है, करेक्टर है, उस नाम के आप वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये कर रहा है। नेक्स्ट, ये भी एक था, एंड में सेमी कॉलन लगे हुए थे, तो एरर नहीं था, ये एरर नहीं है, इसका सिंपल सीधा सीधा आउटपुट थी ये वाली। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा ग्रेडेड। ओके, सो